साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं आपके राइट्स को लेकर। आपने कई बार देखा होगा कि एंटी करप्शन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस हो, ये लोग एक्ट अपॉन करते हैं इन द रूटीन मैनर और बगैर फैक्ट्स को समझे, बगैर लॉ पोजीशन को देखे इन्वेस्टिगेट करते हैं और अल्टीमेटली अक्यूज़ के राइट को अफेक्ट करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर अक्यूज बेईमान हो, पर इनका प्रिजम्पशन क्या है कि जो कोई पैसा ले रहा है या जिससे पैसा मिल गया वो व्यक्ति बेईमान है, भ्रष्ट है और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथियों, ऐसे ही मानसिकता पर स्ट्राइक किया है उड़ीसा हाईकोर्ट ने। उड़ीसा हाईकोर्ट ने विजिलेंस के कर्तव्य, विजिलेंस की पावर को एक्सप्लेन किया है और इसके साथ साथ ये भी स्पेसिफिक किया है कि विजिलेंस की रिपोर्ट पर जब कंसर्न कोर्ट एक्ट अपॉन करे तो वो किन बातों को ध्यान में रखे। मैं बात कर रहा हूँ प्रसंग ज्ञान की। खासकर आपने ये देखा होगा कि जब भी पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट बगैर माइंड अप्लाई किए इन रिपोर्टों को जेन्युइन या सही मानते हुए एक्ट अपॉन करते हैं और वहाँ पर अक्यूज़ के जो बेसिक राइट है वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो साथियों, वहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ क्या है, उसे क्या करना है, इस संदर्भ में उसकी पावर्स क्या है, उसको भी डिफ़ाइन किया है उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट पे। तो साथियों, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि अगर आप ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं या उसे फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे फैक्ट्स को, फिर हम समझेंगे कंटेंशंस को, फिर हम समझेंगे कोर्ट के वर्डिक्ट को और उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंक्लूजन्स को कि यदि हम भी ऐसी ही समस्या को फेस कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या है। साथियों, इस मामले में एक चार्जशीट पेश हुई बिफोर स्पेशल जज विजिलेंस और उस चार्जशीट में यह लिखा गया था कि अक्यूज्ड के द्वारा सेक्शन 13(1)D, सेक्शन 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 420, सेक्शन 379, सेक्शन 120B IPC, सेक्शन 21 MMDR एक्ट और सेक्शन 2 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन किया गया और उस चार्जशीट पर रूटीन मैनर में जो है प्रसंज्ञान लिया गया। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया वो डीवाईएसपी ने किया और इन्वेस्टिगेशन में अपराध जो है उसने प्रमाणित माना। जब प्रसंज्ञान लिया गया तो पिटिशनर घबराया नहीं, वो सीधा ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया और उसने सेक्शन 482 CRPC की एक पिटिशन दायर की। उसने सबसे पहला अटैक पावर्स पे किया विजिलेंस की। उसका ये कहना था कि MMDR एक्ट में विजिलेंस को जांच की पावर ही नहीं है, क्योंकि जिस समय ये कार्रवाई की गई उस समय कंसर्न नोटिफिकेशन के मार्फत कोई भी पावर इन्वेस्टिगेशन की या इंक्वायरी की या सर्च की MMDR एक्ट के तहत विजिलेंस को नहीं दी गई थी। साथियों, इस संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन MMDR एक्ट को लेकर या फॉरेस्ट एक्ट को लेकर या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर या IPC को लेकर कंसर्न विजिलेंस द्वारा की गई थी, उन समस्त आरोपों का सबसे पहले अक्यूज ने जवाब सबमिट किया डिपार्टमेंट को, पर उसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंसिडर नहीं किया गया। इवन ही हैज़ रेज्ड ऑल द प्लीडिंग्स बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, उसे भी कंसिडर नहीं किया गया और जो पॉइंट थे वो काफ़ी सस्टेनिंग थे। साथियों, उसका ये कहना था कि अगर आप किसी कंपनी को इन ऑफेंसेस में एज एन अक्यूज एरे कर रहे हैं और उस संबंध में उसके डायरेक्टर को या पार्टनर को या कंसर्न ऑथोराइज पर्सन को एज अ पार्टी एरे कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ पर वाइकरस लाइबिलिटी का या क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोजिशन के प्रिंसिपल क्या होंगे, इसको कंसर्न विजिलेंस ने ओवरलुक किया है। और इसके साथ साथ जो इस केस के मटेरियल फैक्ट थे कि कंसर्न कंपनी या उसके कंसर्न ऑथोराइज पर्सन के पास में माइनिंग का लाइसेंस था, वो ऑथोराइज थे, पर कुछ इनरेगुलरिटीज़ रही जिस कारण उन पर जो है केस बनाया गया और उसका स्पेसिफिक कंटेंशन ये था कि इनरेगुलरिटीज़ इनलीगलिटी नहीं है। अगर हम किसी कानून का वायलेशन कर रहे हैं या कोई क्राइम कर रहे हैं तभी हम इन कानून के दायरे में आएंगे, अदरवाइज हम इन कानून के दायरे में नहीं आएंगे। जो भी प्रोसीडिंग ACB या विजिलेंस के द्वारा की जा रही है ये टोटली इनलीगल है एंड इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंशंस क्या रेस किया गया कि इफ़ द FIR एंड द एलिगेशंस मेड देयरइन if taken at their face value and accepted in the entirely, they do not constitute any offense। साथियों, इसके अलावा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का जो इंपॉर्टेंट निर्णय है इस पर भी रिलाई किया गया। इसके अलावा कई जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम प्रोपाउंड किए उस पर भी जो है रिलाई किया गया और अंतोगत्वा कोर्ट को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया कि जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा रही है वो इनलीगल है और इसके साथ साथ ये भी कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने इनलीगली एक्ट अपॉन किया है और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अटैक करते हुए ये कंटेंशंस दिए गए कि एज फार एज द ऑर्डर इज़ कंसर्न
द मजिस्ट्रेट हैज़ टू रिकॉर्ड अ प्रीमिया फेशियल केस, द रीजनेबल सेटिस्फेक्शन, नो कॉग्निजेंस कुड बी टेकन ऑन अनस्पेसिफाइड एलिगेशन और इन द रूटीन मैनर। साथियों, इन सब बातों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये माना कि अगर आप कोई प्रोसीडिंग्स कर रहे हो तो स्पेसिफिक प्लीडिंग्स फाइल पे होनी चाहिए कि स्पेसिफिक वायलेशंस क्या हुआ है और स्पेसिफिक रोल क्या है अक्यूज़ का, ये रोल उसे एट्रीब्यूट करना होगा। और तीसरी बात, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या है क्राइम में। अगर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, रूटीन मैनर में चार्जशीट है, तो कोर्ट उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्ड नहीं है एंड दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। तो कोर्ट ने माना कि अगर प्रोसीडिंग्स रूटीन मैनर में है तो दे आर द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस एंड दे कुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और अंतोगत्वा प्रोसीडिंग्स को जो है वो क्वेश किया गया। साथियों, अगर आप ऐसे ही समस्या से गुजर रहे हैं या आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो आप सबसे पहले जो आपके खिलाफ एफआईआर है उसका पूर्ण जवाब जो है सबमिट करें। जवाब लिखना ज़रूरी इसलिए भी है कि हम बगैर तैयारी के सीधा हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां हमें सफलता नहीं मिलती है। आप सबमिशंस दीजिए, उसमें लिखिए कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, आपके राइट्स को वॉयलेट करते हैं, इन दैट कंडीशन यू कुड गेट अ सक्सेस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। बट उसे लेने से पहले आपको रीजनेबल होमवर्क जो है वो करने होंगे, अपनी बात को स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी के सामने रखना होगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।